हम्म तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, ये हमारे फिजिक्स के क्लास 12th का यूनिट 5 है। ठीक है, ये वेव तो ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, मोस्टली थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं। ठीक, और अगर फार्मूला बेस्ड है तो एक ही फार्मूला है, एक या दो, हाँ एक ही फार्मूला है, तो मेनली उसी पर आते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं EM वेव होता क्या है। वेव इन विच देयर इज साइनोसॉइडल। सबसे पहली बात है साइनोसॉइडल का मतलब क्या है। ठीक, मैं बताता हूँ। साइनोसॉइडल वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। साइनोसॉइडल मतलब जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टर्ब होगी, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टर्ब होगी उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब होगी। इसको बोलते हैं साइनोसॉइडल। जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टर्ब होगी उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड भी डिस्टर्ब होगी, उसका मतलब है साइनोसॉइडल। ठीक, फिर से बढ़ते हैं। वेव इन विच देयर इज साइनोसॉइडल वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल टू ईच अदर, मतलब दोनों 90 डिग्री पर रहेंगे, एज वेल एज राइट एंगल टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। ठीक है, ये मतलब वो दोनों आपस में भी 90 डिग्री पर रहेंगे और जिस डायरेक्शन में वेव चल रही होगी उसके भी 90 डिग्री पर रहेंगे। अब मैं बताता हूँ कैसे। ये हमारा एक्स वाई जेड एक्सिस है। सपोज ये चल रही है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, ये चल रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड तो है, हमने चलो मैग्नेटिक फील्ड हमने लगा, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ चल रही है, हमारी वाई एक्सिस में। ये हमारी हमने वाई एक्सिस में, आप एक्स में भी दिखा सकते हो, वाई एक्सिस में। मैं जेड में दिखा रहा हूँ वो मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड को जेड में ऐसे बनाते हैं, थोड़ा ऐसे टिल्ट करके। ठीक, थोड़ा ऐसे टिल्ट कर, समझ रहे हो आप। हम्म चलो अब इन्हें एक्सटेंड करते हैं। ऐसे लाए हैं तो इसको आगे, ये आगे ऐसी चलती रहेगी अपनी आराम से। ये भी अपना ये थोड़ा टिल्टेड रहेगा। हम्म, ठीक, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। सॉरी गाइस फॉर द डिस्टर्बेंस। ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। ये है अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है हमारी, वाई। मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है हमारी, जेड। ठीक, और जो वेव चलेगी, वेव हमारी इस डायरेक्शन में चल रही है, वेव ऐसे जा रही है ना ऐसे, तो वेव आएगी एक्स। मतलब अगर हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में समझना है तो ये समझ लो कि एक चीज़ वाई में रहेगी, एक चीज़ एक्स में रहेगी, एक चीज़ जेड में रहेगी। सपोज करो अगर मैंने मैग्नेटिक फील्ड को रख दिया, मैग्नेटिक फील्ड को मैंने रखा एक्स एक्सिस में, और इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने रखा वाई एक्सिस में, तो जो मेरी EM वेव बनेगी वो बनेगी जेड एक्सिस में। समझे। चलो आप कुछ और कर लेते हैं, आप कह रहे हो तो। मैंने मैग्नेटिक फील्ड को रखा वाई एक्सिस में, इलेक्ट्रिक फील्ड को रखा जेड एक्सिस में, तो EM वेव हमारी बनेगी एक्स एक्सिस में, मतलब एक इधर एक इधर एक इधर, तीनों अलग अलग एक्सिस में रहेंगे ये। ऐसे समझो आप। हम्म। अब बात आती है प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या क्या होता है, ये ट्रैवल करती है हमारी स्पीड ऑफ लाइट से। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करती है।
In electromagnetic wave, the electric field vector and magnetic field vector are in same phase. सेम फेज का मतलब है कि वो जो ओरिजिन है वहाँ से कितने डिग्री का एंगल बना रही है। सेम फेज है कि वो वहाँ से कितने डिग्री का एंगल बना रही है। तो सपोज करो एक क्वेश्चन है, उसमें आपको बोल दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी गाइस कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका एंगल है 120 डिग्री। ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड का कितना होगा, वो भी 120 होगा, क्योंकि ये दोनों किस में आता है, सेम फेज में। कुछ लोग ना आपको जो है ये पाई के टर्म्स में दे देते हैं। ठीक, मान लो उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको फेज दे रखा है पाई बाय 4, तो मैग्नेटिक फील्ड का भी कितना हो जाएगा, पाई बाय 4। ओके, मतलब सेम एंगल बनाता है ये। अब एक आता है रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू मैग्नेटिक फील्ड गिव्स वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। अच्छा जी, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो लोगे तो आपको स्पीड ऑफ लाइट मिलेगी, और स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। ये इस चैप्टर का एक फॉर्मूला है जिस पे क्वेश्चन आता है। ठीक, तो ये आपको समझना है, E/B इक्वल्स टू सी, E/B इज इक्वल्स टू सी। मोस्टली थ्योरेटिकल पार्ट ही है इसमें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ना कुछ प्रॉपर्टीज शो करता है, वो रिफ्लेक्शन शो करता है, रिफ्रैक्शन शो करता है, इन्फ्रेंस और पोलराइजेशन जैसी चीज़ें भी शो करता है। ओके, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये क्वेश्चन बहुत 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 बार पूछा गया है PYQ में, कि वो ट्रांसवर्स होती हैं, वो ट्रांसवर्स होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल नहीं होती, वो ट्रांसवर्स होती हैं। ठीक, ट्रांसवर्स क्यों, क्योंकि आपने देखा ना वो 90 डिग्री के एंगल पर चलती है, वो 90 डिग्री के एंगल पर चलती है, इसलिए वो ट्रांसवर्स है। जो 90 डिग्री के एंगल पर चलती है ना, वो ट्रांसवर्स होती है। अब देखो, अब बात आती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की खोज किसने करी। ठीक, तो मैं बताता हूँ इसके बारे में। थ्योरेटिक जो उसकी थ्योरी बताई थी वो बताई थी मैक्सवेल ने, ये आपको याद होना चाहिए। थ्योरी किसने बताई थी, मैक्सवेल ने। और जो एक्सपेरिमेंट से प्रूफ किया वो किया था हर्ट्स ने। थ्योरी बताई थी मैक्सवेल ने, एक्सपेरिमेंट से प्रूफ किया हर्ट्स ने। तो देखो हर्ट्स ने क्या यूज़ किया, हर्ट्स ने यहाँ पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाया। ये ट्रांसफार्मर कौन सा है, स्टेप अप। तो क्वेश्चन कैसा आ सकता है कि हर्ट्स के एक्सपेरिमेंट में कौन सा ट्रांसफार्मर यूज़ हुआ था, स्टेप अप या स्टेप डाउन। तो आप लिख लो स्टेप अप यूज़ हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज़ हुआ था। तो जब उन्होंने यहाँ से ट्रांसफॉर्म किया करंट को, तो यहाँ पर ना स्पार्क आ गया। स्पार्क समझते हो ना, चिंगारी, चिंगारी आ गई, जो कि इस डायरेक्शन में डिटेक्टर को पता चल गया कि भाई चिंगारी अपने आप प्रोड्यूस हो रही है। ठीक, तो इस तरीके से इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक स्पार्क आई थी, तो उससे उन्होंने डिटेक्ट कर लिया कि EM वेव की वजह से आई। ठीक है, अब जैसे देखो, अब कौन कौन सी EM वेव्स होती है। EM वेव में आती है गामा रे, एक्स रे, UV रे, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। ठीक, अब द थिंग इज कि इनको आपको एक सीक्वेंस में याद करना पड़ेगा। मतलब ये जो 7 का है ना, तो ये 7 का सीक्वेंस के पहले गामा आती है, फिर एक्स आती है, फिर ये आती है। ठीक, तो उसका एक ट्रिक है, एक कहानी है, वो कहानी को ध्यान से सुनना, उस कहानी को ध्यान से सुनना। ओके, तो कहानी कुछ ऐसा कहती है कि गामा नाम का एक इंसान, गामा नाम का एक इंसान रोड पर जा रहा होता है। गामा नाम का एक इंसान रोड पर जा रहा होता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है।
तो डॉक्टर कहता है कि जाकर एक बार एक्सरे करवा लो, जाकर एक बार एक्सरे करवा लो। तो गामा जाता है एक्सरे करवाने। ठीक, तो एक्सरे में उसे पता चलता है कि उसकी हड्डी टूट गई है। एक्सरे में उसको पता चलता है कि उसकी हड्डी टूट गई है। तो डॉक्टर कहता है कि इसको ठीक करना पड़ेगा। ठीक, तो जो सर्जरी में जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं ना, पहले उनको साफ़ करने के लिए उनको धूप में रखा जाता है। सर्जरी के इंस्ट्रूमेंट को साफ़ करने के लिए पहले उनको धूप में रखा जाता है। और धूप से कौन सी रेज आती हैं? यूवी रे आती है। धूप से कौन सी रे आती है? यूवी रेज आती है। ठीक है, अब बात आती है ऑपरेशन की, क्योंकि अब देखो अब इंस्ट्रूमेंट आपके रेडी हो गए, तब ऑपरेशन होगा। तो ऑपरेशन कहाँ पर होगा? जब आप विजिबल लाइट और इंफ्रारेड लाइट, ये लाइट आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। जब आप विजिबल लाइट और इंफ्रारेड लाइट को ऑन करोगे ना, आप तभी ऑपरेशन कर पाओगे। तो ऑपरेशन हो गया। अब ऑपरेशन होने के बाद जब गामा को डिस्चार्ज मिला, तो वो अपने घर गया। वहाँ उसने माइक्रोवेव में पहले अपने लिए खाना गर्म किया, और फिर वो खाना रेडियो सुनते सुनते खाया। समझ आया? गामा नाम का एक इंसान जो कि रोड पे जा रहा था, उसका एक्सीडेंट हो जाता है। डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर कहता है कि एक्सरे करवा लो। एक्सरे करवाने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी हड्डी टूटी हुई है। तो फिर जो सर्जरी के इंस्ट्रूमेंट है, वो डॉक्टर कहता है कि इसको धूप में रख दो ताकि ये कीटाणु से हट जाए। तो धूप में कौन से होते हैं? धूप में होते हैं यूवी रे। ठीक, फिर जो उसका जो हमारा ऑपरेशन होता है वो होता है विजिबल लाइट में, इंफ्रारेड लाइट में, विजिबल लाइट में, इंफ्रारेड लाइट में। फिर जब वो डिस्चार्ज हो जाता है, तो डिस्चार्ज होकर जब वो अपने घर जाता है, तो वो माइक्रोवेव में खाना गर्म करके रेडियो सुनते सुनते खाता है। हो गया याद? हम्म, तो जब आप इसे ऐसे सीरीज में लिख लो, तो आप एक चीज़ और लिखो कि जैसे जैसे हम गामा से नीचे आते हैं रेडियो वेव में, जैसे जैसे हम गामा से रेडियो वेव में नीचे आते हैं, हम्म, तो हमारी वेवलेंथ इंक्रीज होती है। मतलब सबसे ज़्यादा वेवलेंथ यहाँ पे रेडियो वेव की होगी। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेडियो वेव की होगी, उससे कम माइक्रोवेव की, और सबसे कम गामा वेव की। और जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, हमारी फ्रीक्वेंसी घटती है। मतलब सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी गामा की। फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसकी होगी? गामा की। गामा की होगी मैक्सिमम, और मिनिमम होगी रेडियो की। रेडियो की होगी मिनिमम। तो ये आपको ना ये याद रखना चाहिए, क्योंकि देखो वहाँ पे ना आपको 3-4 वो दे देंगे और कहेंगे कि इसको अरेंज करो। ठीक, तो पहले तो आपको ये लिखना पड़ेगी, फिर आपको ये देखना पड़ेगा कौन ऊपर है कौन नीचे है। और जब हम नीचे आते हैं तो वेवलेंथ नीचे आते हुए बढ़ती है। ठीक है, तो ऐसे देखना पड़ेगा। अब बात आती है इनके यूजेस की, तो यूजेस तो वही आपको रटने ही पड़ेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक, हम्म, तो बात आती है गामा रेज की। तो गामा रेज जो होते हैं हमारे कैंसर के ट्रीटमेंट में काम आते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन के काम आते हैं। ठीक है, कैंसर में काम आते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन में काम आते हैं, और फूड को प्रिजर्व करने के लिए लॉन्ग टाइम के लिए, फूड को प्रिजर्व करने के लिए लॉन्ग टाइम के लिए। ये मैंने बॉक्स में क्यों डाला मैं आपको बता दूंगा। और इन्फॉर्मेशन अबाउट एटॉमिक न्यूक्लियर, इन्फॉर्मेशन अबाउट एटॉमिक न्यूक्लियर कहते हैं। एक्सरे, एक्सरे हमारे में बॉडी में क्या काम करता है? वो ये बताता है ना कि हड्डी टूटी है कि नहीं टूटी। गामा की हड्डी भी तो एक्सरे ने बताई थी। ठीक, तो ये बताता है डिटेक्शन ऑफ फ्रैक्चर एंड स्टोन। स्टोन समझते हो ना? पथरी, पथरी निकालने के लिए पता चल जाता है। अब जैसे इंसानों के अंदर अगर ये कुछ अंदर का वो बता सकता है डिफेक्ट वगैरह, तो जाहिर सी बात है मेटल वगैरह में बता देगा। तो बता देता है डिटेक्ट फॉल्ट, क्रैक्स एंड होल्स इन मेटल। ये भी काम कर सकता है एक्सरे। ठीक है, अब जब हम कभी मेट्रो वगैरह में जाते हैं या एयरपोर्ट पे जाते हैं, तो वहाँ पे ना एक वो रहता है, मेटल डिटेक्टर। मेटल डिटेक्टर रहता है ना कि आप कोई सोना चांदी या कुछ शार्प आइटम तो लेकर नहीं जा रहे, तो वो भी कैसे पता चलता है? हमारे एक्सरे से। डिटेक्ट एक्सप्लोजिव, गोल्ड, सिल्वर इन बॉडी ऑफ स्मगलर, और यूज इन इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर।
तो ये चारों आप लिख के याद कर लेना। यूवी रे, यूवी रे पहली बात तो हमारे फिंगरप्रिंट के लिए आती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए मैं इसे बॉक्स में कर रहा हूँ। प्रिजर्व फूड स्टफ, आप जैसे देखो फूड स्टफ ये भी कर रहा है, फूड स्टफ गामा भी कर रहा था प्रिजर्व फूड, ठीक है, लेकिन गामा वाला करता है लॉन्ग टाइम के लिए, ये करता है शॉर्ट टाइम के लिए। आप बताओ खाना आप धूप में रख दोगे तो खाना सा अच्छा रहेगा नहीं ना। एक चीज़ आती है बर्गलर अलार्म, उसमें भी यूवी रे रहती है, मुझे नहीं पता क्या होता है। और स्टेरिलाइज ड्रिंकिंग वाटर एंड सर्जिकल आइटम, जब गामा का ऑपरेशन हो रहा था तो हमने जो सर्जरी के आइटम थे वो धूप में रखे थे ना, ताकि वो साफ़ सुथरे हो जाए, ठीक। तो ये वही लिखा है, ये आप याद कर लेना। फिर आता है विजिबल लाइट, विजिबल लाइट कुछ नहीं होता, विजिबल लाइट वो लाइट होती है जो हमें आसपास के ऑब्जेक्ट जो हम देखने में मदद करती है नॉर्मल, ठीक। उसके बाद आती है इंफ्रारेड, इंफ्रारेड आती है हमारे मसल्स को ठीक करने के लिए, मसल में जो दर्द वर्द होता है उसको ठीक करने के लिए। टेक फोटोग्राफ इन स्मोक, मतलब कभी कभार होता है ना कि बहुत धुंध हो रही है तब भी लोग फ़ोटो लेते हैं, तो उनके कैमरे में ना इंफ्रारेड रेडिएशन वाले कैमरे होते हैं, तो ये क्वेश्चन भी बहुत पूछते हैं PYQ में, ठीक। यूज इन ग्रीन हाउस टू कीप प्लांट्स वार्म, ग्रीन हाउस होते हैं उसमें भी यूज़ करते हैं इंफ्रारेड लाइट को, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। एंड चेक प्योरिटी ऑफ केमिकल्स, ये आप लिख कर याद कर लेना, याद तो आपको करना पड़ेगा, इसका कोई वो नहीं है, और वैसे ये याद हो भी जाएंगे ये। माइक्रोवेव, ये हमारे रडार जो हमारे ऊपर एरोप्लेन जाते हैं, तो एरोप्लेन को ढूंढना पड़ता है ना कि भाई वो कहाँ जा रहे हैं, कौन से देश के ऊपर से ट्रैवल कर रहे हैं, तो उस रे को जो कहते हैं, जो ये सब चीज़ ढूंढती है उसको कहते हैं माइक्रोवेव, ठीक। और ये हमारे स्पीड डिटेक्ट करती है क्रिकेट बॉल की, टेनिस बॉल की, ठीक है। तो ये आते हैं माइक्रोवेव के अंदर। फिर आता है रेडियो वेव, रेडियो वेव में ना कुछ बैंड्स हैं, तो वो बैंड्स के नाम आपको याद होने चाहिए, जैसे 0.53 से 1.71 आएगा एम्पलीट्यूड बैंड, ठीक है। 1.71 से 54 मेगाहर्ट्ज पे आएगा शॉर्ट वेव बैंड, 54 से 890 पर आएगा टेलीविज़न, मतलब हमारा जो टेलीविज़न चलता है वो इतने बैंड पे चलता है 54 से 890, तो इम्पोर्टेंट बनी गया अपने आप। फिर आता है 88 से 108, 88 से 108, ये तो आपको याद होगा कि जो इसका बैंड का नाम पहले देखो, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड, मतलब FM। जब हम FM के चैनल देखते हैं तो आप देखते हो ना उसमें फ्रीक्वेंसी लिखी आती है 93.5, ये वो फलाने का ना, तो वो आप देखोगे तो 88 से स्टार्ट होकर 108 पे ही एंड होता है, ये तो नॉर्मल अंडरस्टूड है, ठीक। और आता है मोबाइल, मोबाइल में देखो कितना ज़्यादा माइक्रोवेव्स हैं और रेडियो वेव्स, 300 से 3000 माइक्रो हर्ट्ज, कितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी क्या है। हम्म इनको बोलते हैं अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। तो ये चैप्टर है यहीं पे ख़त्म, इसके कुछ क्वेश्चन हैं वो देख लेते हैं। हम्म फाइंड डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ के घटने का ऑर्डर बताओ। अब देखो सबसे पहले हम वही अपना लिख लेंगे, पहले जो 7 की सीरीज़ है, क्या सीरीज़ थी वो, गामा, एक्स, यूवी, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रो और रेडियो। अब इसने कहा डिक्रीजिंग वेवलेंथ, नीचे जाते हैं तो वेवलेंथ बढ़ती है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या आ रहा है, माइक्रो, ठीक है, तो माइक्रो ठीक है पहले, फिर माइक्रो से कम किसकी दे रखी इन्होंने, इंफ्रा, ये भी ठीक है, ठीक। इंफ्रा से कम यूवी, ये भी ठीक है, और यूवी से कम ये, तो ये अब पहला ऑप्शन ही ठीक बैठ गया आपका, देख रहे हो, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर वेवलेंथ, वेवलेंथ नीचे आते हैं तो बढ़ती है, ऊपर वालों की वेवलेंथ कम होगी। हम्म अब सवाल है, ये सारे नीट के सवाल लिए हैं मैंने, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट EM वेव, नॉट EM वेव, एक्स रे EM वेव है, बिल्कुल है, गामा रे है, बिल्कुल है, बीटा रे है, ये नहीं है, और इंफ्रारेड तो होती ही है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा C, बीटा रे इज नॉट EM वेव।
Which ray involved in greenhouse effect? Which ray involved in greenhouse effect? तो आप देखोगे तो ये इंफ्रारेड में लिखा है ना, यूज इन ग्रीन हाउस टू कीप प्लांट्स वार्म, ग्रीन हाउस। यहाँ का आंसर आ जाएगा हमारा इंफ्रारेड। देख लो ये पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन देते हैं इस चैप्टर से। विच ईएम वेव हैज लॉन्गेस्ट वेवलेंथ? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसकी होगी? सबसे नीचे वाले की होगी। सबसे नीचे कौन है? रेडियो। तो आप लिखते हैं यहाँ पे रेडियो वेव की। हम्म हाँ, तो इन्होंने लिखा है या वेव प्रोपगेटिंग विद वेलोसिटी आई कैप, मतलब जो वेव है वो हमारी चल रही है प्लस एक्स। आई को क्या कहते हैं? एक्स कहते हैं ना। और देखो आगे कुछ माइनस का साइन नहीं है तो प्लस लिख लेंगे, प्लस एक्स। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलॉन्ग प्लस वाई। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलॉन्ग प्लस वाई। तो मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होगी? बताओ बताओ बताओ। देखो, अगर एक चीज़ एक्स में होती है, दूसरी वाई में होती है, तीसरी जेड में आती है, ठीक है, और दोनों प्लस की हैं तो तीसरी भी प्लस की आएगी। दोनों में से एक माइनस है तो एक माइनस की आएगी। ओके, तो ऐसे देखना है। तो देखो, तो एक एक्स में, एक वाई में, तो एक जेड में, एक वाई में, एक जेड में, तो एक एक्स में। देख लो ना, मतलब तीनों आने चाहिए। तो इन्होंने बोल दिया, इन्होंने बोला कि वेव एक्स में है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में है, तो मैग्नेटिक फील्ड कौन सी में हो जाएगी? जाहिर सी बात है प्लस जेड में। तो आंसर हो जाएगा बी। हम्म अब इन्होंने पूछा है इन ई एम वेव ई आर एम एस इज इक्वल्स टू, हमें इन्होंने ई की वैल्यू दे रखी है, वो है 6 वोल्ट पर मीटर। बी की पूछी है कितनी होगी? तो याद करो, अभी हमने कुछ देर पहले एक फॉर्मूला पढ़ा था, ई अपॉन बी इक्वल्स टू सी। तो लिखो ई क्या है? 6, बी हमें निकालना है, सी कितना होता है? 3 × 10⁸ स्पीड ऑफ लाइट। ठीक, तो 3 × 1 = 3 × 2 = तो बी आ जाएगा हमारा 2/10⁸ हो जाएगा 2 × 10⁻, ऊपर जाएंगे तो -8। आ गया आंसर, टेस्ला। देखा ये फॉर्मूला। यार अब एक ना, मैं एक फॉर्मूला बताना भूल गया था, वो आप एक बार और देख लो, बस फिर चैप्टर खत्म है। फॉर्मूला ये है कि हम जब वो पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो हम पढ़ते हैं 1/4πε0। एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं? परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी बोलते हैं, मतलब ये एक एप्सिलॉन नॉट हो गया है चीज़, और परमिटिविटी बोलते हैं इसको। और जब हम वो पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड वाले टॉपिक, तो हम लिखते हैं μ0/4π। तो जो यहाँ पे μ0 होता है उसको परमिएबिलिटी बोलते हैं। तो इनके वो लेकर ने एक फॉर्मूला बनाया है, 1/√μ0 ε0 = C। 1/μ0 ε0 = C। क्या है यहाँ पे? स्पीड ऑफ लाइट, जो कि 3 × 10⁸ है। लेकिन अगर मान लो उन्होंने आपसे बोल दिया कि आपको इनकी वैल्यू दे दी, ठीक है, और ये निकाल के दिखाओ, तो ये थोड़ा अलग आएगा। समझ रहे हो? मान लो उन्होंने कहा कि उसकी वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है ही नहीं, तो आपको कुछ और करके निकालना पड़ेगा। ठीक, तो जैसे देखो, फॉर ट्रांसपेरेंट मीडियम रिलेटिव परमिएबिलिटी आर फलाना ढिमकाना। ये कह रहा है कि एप्सिलॉन नॉट हमारा 1 है और μ0 हमारा 1.44 है। वेलोसिटी निकालो। इनने कहा है कि वेलोसिटी निकालो, मतलब वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर नहीं है, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे पहले। 1/√, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 1 × 1.44 इक्वल्स टू v। ठीक,
अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 1.44 जो होता है ना वो 1.2 का स्क्वायर होता है, 1.2 का स्क्वायर होता है, तो 1.2 इक्वल्स टू वी। इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर होता है फिनिश। आई होप समझ आ गया होगा। थैंक यू।